सेंट पीटर्स एंड पॉल में मास अटेंड करने के बाद मैं यहाँ से सीधा चला गया सेंट एंड्रयूज कैथेड्रल की तरफ। फाइनली मैं सेंट एंड्रयू चर्च के यहाँ पर आ चुका हूँ। वो रहा सेंट एंड्रयू, काफ़ी बड़ा है। जो अभी मैं जिस चर्च में गया था सेंट पॉल, उससे भी काफ़ी बड़ा है ये सेंट एंड्रयू कैथेड्रल। तो बस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं अंदर जाऊँगा और अंदर जाके फिर आपको भी दिखा दूँगा कि अंदर है कैसा। जिसे मैं सेंट एंड्रयूज कैथेड्रल समझ रहा था, वो एक्चुअल में कैथेड्रल ऑफ द गुड शेपर्ड था। अभी मैं जिस चर्च पे आया हूँ वो कोई और चर्च है, पता नहीं इसका नाम कुछ मालूम नहीं मुझे, लेकिन अच्छा चर्च है ये। जो भी सेंट पॉल चर्च देखा था उससे काफ़ी बड़ा है ये और अच्छा भी है। दोस्तों, ये कैथेड्रल ऑफ द गुड शेपर्ड, ये चर्च 1847 में बिल्ड हुआ था और ये सिंगापुर का पहला रोमन कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर मास अभी शुरू हुआ है, तो अभी यहाँ पर भी 1 घंटे का मास रहेगा। हालांकि अभी तो मुझे जाना नहीं है इस चर्च में, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास अटेंड कर चुका हूँ। तो अभी बस यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट एंड्रयू कैथेड्रल, जो काफ़ी फेमस है। तो बस वही देखने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी पुराना है। उस समय मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि जिस चर्च के ग्राउंड से मैं होते हुए गुजर रहा हूँ वो भी 150 साल से भी ज़्यादा पुराना चर्च है। और ये रहा चाइम्स। लेकिन अभी मैं वहाँ पर नहीं जा सकता था, क्योंकि लंच के बिना ही हम ट्रैवल कर रहे थे और जिन को भी काफ़ी भूख लगी थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले जिन को लंच करवा दूँ और उसके बाद ये कैथेड्रल देखने चले जाओ। और ये डेट टूर बस, ये बेसिकली आपको सिटी टूर पर लेकर चलती है, जिसमें आपको सिंगापुर के मैक्सिमम अट्रैक्शंस दिखाए जाते हैं। इसकी जो फीस है वो एडल्ट्स के लिए $45 और बच्चों के लिए $33। ये तकरीबन 1 घंटे का टूर होता है। इसकी एक खास बात ये है कि एक लैंड एंड वाटर राइड है। इन शॉर्ट में कहूँ तो एक बस बोट राइड है, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। पिछली रात ट्रैवल करने के बाद भी जिन जी ने मेरे लिए डिनर में काफ़ी कुछ बनाया था और कुछ उन्होंने ऑर्डर भी किया था, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उन्हें एक छोटा सा ट्रीट दूँ अपनी तरफ से। इसलिए मैंने उन्हें नज़दीकी फूड कोर्ट में लेके जाकर उन्हें एक छोटा सा ट्रीट दिया अपनी तरफ से। अभी मैं आया हूँ एक रेस्टोरेंट में और बस अभी खाने के लिए बैठा हूँ मैं अभी। तो अभी यहाँ पर खाना खा के मैं निकल जाऊँगा। हालाँकि मैंने सब कुछ ले लिया है, मतलब जिनने कहा कि जो बन पड़ता है वो आप ले लो और अगर जो खाना है वो खा सकते हैं। तो ये रहा मेरा खाना। तो अभी दोपहर का लंच तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, फिर भी देखते जितना हो सके उतना खाऊंगा मैं। हालांकि दोनों के लिए मुझे $18 भरने पड़े, यानी तकरीबन 1000 रुपये के आसपास मुझे भरने पड़े। अभी देखता हूँ कैसा टेस्ट है और आपको बताता हूँ इसके बारे में। अभी जो मैं खा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो ये फ्राइड राइस और ये पोक, ये स्वीट एंड सार कुकुम्बर, ये टोफू, ये फ़िश और ये कैंकोन लीव्स, एक तरह का स्पिनच है। और ये फिर से एक पोक है, अलग तरह से बना हुआ। तो अभी देखता हूँ मैं टेस्ट करके कैसा खाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ही खाना ख़त्म किया और मैं खाते हुए पूछ रहा था इनसे क्या क्या ये है। इन्होंने मुझे बताया कि ये जो टी बस है वो काफ़ी महंगा है और मैंने भी कभी खाया नहीं है और इसका टेस्ट थोड़ा मतलब ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। हालांकि मुझे ये जो टोफू है ये मुझे ज़्यादा पसंद है सब में, एकदम हल्का और एकदम मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, एकदम पंच जैसा लग रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट। आप कभी आओगे तो आओगे ना यहाँ पर तो टोफू ज़रूर खाना। मैं आपको इस रेस्टोरेंट में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अभी बाहर निकलूँगा वैसे आपको रेस्टोरेंट का नाम भी दिखा दूँगा।
अच्छा है लेकिन काफ़ी महंगा है खाना। $20 लग गए मुझे दोनों के लिए, ज़्यादा महंगा है, लेकिन टोफू बेस्ट है। क्योंकि ये फूड कोर्ट एयर कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर आपको खाना तो महंगा मिलेगा ही, लेकिन अगर आप 1 मील सेट लेते हो जिसमें आपको कोई भी 3 फूड आइटम $4.5 से $5.5 तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से फूड आइटम सिलेक्ट करते हो तो इसमें पर फूड आइटम्स आपको $3 से $4.5 तक मिल जाएगा, जिसमें कि हमारा ही लॉस होगा। इसलिए आप जब भी किसी फूड कोर्ट या हॉकर सेंटर में जाइए तो हमेशा 1 मील सेट ही खरीदिए, जिससे कि आपके ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। खैर जिन ने अपने लिए एक ईएस कोकोनट वाटर भी लिया था, जिसे मैंने भी टेस्ट किया और वाकई में नेचुरल कोकोनट वाटर ही था, जिसकी कीमत तकरीबन ₹70 थी। अभी जिस रेस्टोरेंट में मैं आया था वो है ये फूड रिपब्लिक। तो बस यहाँ पर आके मैं अभी, मेरा लंच तो हो गया है, तो अभी लंच कर मैं यहाँ से भी निकल रहा हूँ सेंट एंड्रयू कैथेड्रल से। अभी तक मैंने देखा नहीं हो, क्योंकि जिनको भूख लगी थी इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। तो बस अभी लंच हो गया, अभी यहाँ से सीधा सेंट एंड्रयू कैथेड्रल के यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ मैं कि वो कैथेड्रल है कैसे। तो चलिए अब वहीं पर जाते हैं। बाय द वे, अगर आप ब्रास बासा या सेंट पीटर पॉल चर्च आ रहे हो और आपको भूख लगी हो तो एज ए बजट ट्रैवलर तो मैं आपको कभी भी फूड रिपब्लिक जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। इंस्टेड मैं आपको एल्बर्ट सेंटर मार्केट जाने के लिए रिकमेंड करूँगा, जो कि एक हॉकर सेंटर ही है। और ये सेंट पीटर पॉल चर्च या फिर ब्रास बासा MRT स्टेशन से हार्डली 7 to 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर ही है। और यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन चीप प्राइस में। और ये है सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, और ये है यहाँ की मर्सिडीज कैब। शाम के 6:25 हो रहे हैं और अभी भी मैं चल ही रहा हूँ बस सेंट कैथेड्रल के चक्कर में चलते जा रहा हूँ। आज देख के ही जाऊँगा मैं, इतना रुका तो और रुकूँगा, आज देख कर ही जाऊँगा। अच्छा, थोड़ा धूप कम हो गई है, तो शाम हो रही है तो धूप धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो अभी अच्छा लग रहा है घूमने में भी। और ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था चर्च, ये वो चर्च, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन अच्छा है, काफ़ी बड़ा चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है। लेकिन मुझे जाना है कैथेड्रल चर्च, चाहिए कैथेड्रल ऑफ द गुड शेपर्ड चर्च का नाम है। दोस्तों ये एक ब्यूटीफुल कैथेड्रल है और इसके टोटल 6 एंट्रेंस है विद द वन फ्रंटिंग विक्टोरिया स्ट्रीट। बिटवीन 2013 to 2016 में इस चर्च को रिस्टोर किया गया था। इसी वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इस चर्च की जो शान बढ़ाता है वो ये सेंचुरी ओल्ड गैलरी ऑर्गन। 2016 में कैथेड्रल फाउंडेशन स्टोन के नीचे एक शू बुक साइज टाइम कैप्सूल मिला था, जो कि 1843 का था, और साथ में एक प्रेयर बुकलेट और एक न्यूज़पेपर और कुछ इंटरनेशनल कॉइन्स भी मिले थे। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच कैथलिक मिशनरी प्रीस्ट और सिंगापुर के कुछ फाउंडिंग कम्युनिटीज़ ने मिलकर इस टाइम कैप्सूल को उस स्टोन के नीचे बरी किया था। जब भी आप सिंगापुर आओगे तो इस चर्च को तो ज़रूर विजिट करना। ये 150 साल से भी पुराना चर्च तो है ही, लेकिन साथ ही ये एक ब्यूटीफुल चर्च है। तो बस ये वो वाला चर्च है। लेकिन मुझे जहाँ पर जाना है वो है सेंट एंड्रयू कैथेड्रल। अब वहीं पर चलते चलते जा रहा हूँ मैं। अकेले आने का ये अच्छा मतलब लगता है कि कुछ टेंशन नहीं। अगर आप अकेले कभी घूम रहे हो किसी देश में
तो डरना मत, उल्टा अकेले घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। I see that smile on your face. You told me about the hidden place, something in the atmosphere. You're always here, you always here. अभी मैं आ चुका हूँ उधर कैपिटॉल कैंपेसिंग की होटल के पास, जो कि बहुत अच्छा है दिखने में और काफ़ी बड़ा भी लग तो रहा है। मुंबई में कैसे ताज होटल है, बिल्कुल उसी की तरह ये भी एक होटल है। काफ़ी महंगा रूम रहेगा यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल ताज होटल की तरह ही डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा बहुत सिमिलर है। यानी नीचे से अगर आप देखोगे तो, कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो इस होटल का डिज़ाइन काफ़ी हद तक ताजमहल पैलेस होटल की तरह ही है। सामने एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, मैंने ऐसे ही काउंट कर रहा था चलते चलते, तो तकरीबन 80 माले की बिल्डिंग है ये और काफ़ी ऊंचा है। और मेरे सामने ही और एक चीज़ आ रही है, वो मॉल है रैफल्स सिटी कैपिटल लैंड। ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है। होटल की मैं बात कर रहा था आपसे, द कैपिटल कैंपेसिंग की होटल, तो यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है कि वो 1903 में बना हुआ था, तो यानी 100 साल पुराना होटल है। फाइनली मैं सेंट एंड्रयू कैथीड्रल में आ चुका हूँ और ये रहा वो। ये जो चर्च है, ये जो कैथीड्रल है, वो एक्चुअली काफ़ी पुराना है और तकरीबन 1856 से लेके 1861 में बनकर तैयार हुआ था ये, और साथ ही साथ ये सिंगापुर का लार्जेस्ट कैथीड्रल है। मैंने सुना था इसके बारे में, गूगल में आज ही देख के आया था मैं, तो बस कैसे भी करके मुझे यहाँ पर जाना ही था। हालांकि दूसरे भी चर्च मैंने देखे, लेकिन ये कैथीड्रल कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा है ये। अब इसके अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर जैसे बाहर से दिख रहा है वैसे अंदर भी है कि नहीं। हालांकि अंदर तो काफ़ी और भी अच्छा ही होगा, कभी मैं अंदर जाके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ।
इस कैथेड्रल की जो ओरिजिनल बिल्डिंग है, यानी कि जो पहली बिल्डिंग है, वो 1837 में ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 2 बार बिजली गिरने की वजह से इस बिल्डिंग को काफ़ी डैमेज हो गया था, इसलिए 1856 में इसे फिर से रिस्टोर किया गया। और इस कैथेड्रल की जो दूसरी बिल्डिंग है उसे 1861 में ही कंप्लीट कर दिया गया था। मच्छियाँ भी काफ़ी रंगों वाली मच्छी है, यानी फिश है। आज तक मैंने छोटे टैंकों में ही देखा है, और पिछली बार भी मैंने देखा था, सिंगापुर में आके देखा था, गार्डन बे के यहाँ पर। लेकिन ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फिश पॉन्ड देखने के बाद हम चर्च के दूसरे एंट्रेंस से अंदर चले गए और फिर चर्च के मेंबर से बातें करने लगे। उसी दौरान मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, तब जाके मुझे पता चला कि ये एक रोमन कैथोलिक चर्च नहीं बल्कि ये एक एंजेलिकन चर्च है। खैर, मेंबर से बात करने के बाद मैं चर्च के बाहर आ गया और चर्च की दूसरी तरफ चला गया। बैठने के लिए तो अच्छा दिया है, अभी मैं नीचे जाके थोड़ा बैठ जाता हूँ। अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली एक स्टेज है जहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट होते ही रहते हैं, और जहाँ पर जिन बैठी है बस वहीं पर लोग बैठकर उस इवेंट को देखते हैं। खैर, अब मैं यहाँ से सीधा चर्च की मेन एंट्री की तरफ जा रहा हूँ। इस चर्च में एक रेवर बेल भी था जो कि 1889 में रिप्लेस किया गया। तो ये है वो सेंट एंड्रयू कैथेड्रल, हालांकि अभी बंद हो चुका है, तो अभी सिर्फ बाहर के नज़ारे में दिखा देता हूँ आपको। अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि गेट भी बंद है, लेकिन अच्छा है, काफ़ी पुराना चर्च है। इसका जो लोगो है वो भी सेंट एंड्रयू का क्रॉस का लोगो है। तो मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि मैं सेंट पॉल चर्च में था, लेकिन कोई बात नहीं, वापस ज़रूर आऊँगा। लाइब्रेरी जो दिख रही है आपको वो है लाइब्रेरी, शायद ये वही लाइब्रेरी है जो पहले पुलिस स्टेशन हुआ करता था। अभी यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब वापस जाऊँगा तो मालूम पड़ेगा क्या ये वही लाइब्रेरी है क्या नहीं।